जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल SKG स्टडी सेंटर में। आज हम साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जानेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए। देखिए, यदि वस्तु की चाल को क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तो गतिज ऊर्जा होगी। तो देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो सबसे पहली बात, काइनेटिक एनर्जी के बराबर जो होता है, ये होता है आपका 1/2 गुने mv²। क्या होता है? 1/2 mv² होता है। तो इसमें बोला जा रहा है चाल को आधी कर दी जाए, तो चाल यही ना है। तो चाल अगर आधी कर दी जाए तो 1/2 m का तो m रहेगा, और चाल जो है इसको आधा कर दिया जाए। आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो ये जो है आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 1/4 इसका क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, जी का मान होता है। देखिए, जी का मान जो है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? जी का छोटा वाला जी जो होता है उसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, जी का मान विषुवतीय रेखा पर होता है। देखिए, जी का मान जो है विषुवतीय रेखा पर क्या होता है? तो न्यूनतम होता है। जी का मान ध्रुवों पर होता है। देखिए, ध्रुवों पर महत्तम होता है और विषुवतीय रेखा पर क्या होता है? न्यूनतम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। देखिए, अगर मान लिया जाए ये पृथ्वी है, अगर ये पृथ्वी है मान लेते हैं हम, ये सतह है। अगर हम इससे ऊपर जाते हैं या इससे नीचे आते हैं तो क्या होगा? जी का मान क्या होगा? घटेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान क्या होता है? तो अगर पृथ्वी की हम घूर्णन गति को जब बढ़ाएंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा बाबू? कम हो जाएगा, मतलब कम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान होता है, तो जी का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर घूर्णन गति को घटाएंगे तो जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अगर घूर्णन गति को बढ़ाएंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा? कम जाएगा। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान, देखिए पृथ्वी के केंद्र पर जो है जी का मान होता है 0। पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है? जी का मान 0 होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान। देखिए, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए, यहाँ पर बात होता है पलायन वेग। देखिए, पलायन वेग वह वेग होता है जिससे हम अगर कोई वस्तु को फेंकते हैं तो क्या हो जाता है? पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो है उसका क्या कर जाता है? वो पार कर जाता है। उस वेग को हम क्या कहेंगे? पलायन वेग कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है। देखिए, सूर्य के लिए पलायन वेग का मान जो होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान क्या होता है? 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान। देखिए, पलायन वेग का मान जो होता है चंद्रमा के लिए 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इतना कि हम अगर स्पीड से अगर फेंकते हैं तो क्या हो जाएगा? वो चंद्रमा के जो क्षेत्र है उससे क्या हो जाएगा? बाहर चल जाएगा। उसके बाद है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम जाता है। देखिए, पृथ्वी से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है? वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कमते जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। देखिए वायुमंडलीय दाब जो होता है उसको क्या चीज़ से मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को क्या चीज़ से मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर का पठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है, देखिए बैरोमीटर जो होता है उसका पठ्यांक जिससे हम काउंट करते हैं, अगर वो नीचे की तरफ गिरता है तो क्या हो जाता है, आंधी आने की क्या होता है, संभावना होती है, आंधी आने की संभावना होती है। उसके बाद नेक्स्ट है बैरोमीटर का पठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होता है, वर्षा होने की संभावना होता है। क्या होता है, वर्षा होने की संभावना होता है, धीरे धीरे जब नीचे गिरेगा। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? देखिए चिपक जो जाते हैं, दाब अधिक होने से बर्फ क्या हो जाता है, बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्या हो जाता है, बर्फ का गलनांक घट जाता है। शुद्ध जल का घनत्व होता है, देखिए शुद्ध जल जो होता है उसका घनत्व होता है 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻³ ग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। देखिए शुद्ध जल जो होता है, वर्षा के जल को शुद्ध जल कहा जाता है। वर्षा का जल जो होता है वो शुद्ध होता है। उसके बाद नेक्स्ट है बर्फ का घनत्व होता है। देखिए बर्फ का घनत्व जो होता है आपका ये होता है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, किसका, बर्फ का घनत्व। उसके बाद नेक्स्ट है द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है। देखिए जब द्रव का जो है घनत्व अगर बढ़ जाएगा, अधिक होगा, तो पृष्ठ तनाव भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में क्या होता है, कोशिका नली में क्या होता है, कम चढ़ता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली में क्या होता है, कम चढ़ता है, नली में क्या होता है, कम चढ़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है ताप बढ़ने पर गैस की संयंत्रता। देखिए जब ताप बढ़ेगा तो गैस की संयंत्रता जो है आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ताप बढ़ने पर गैस की संयंत्रता भी बढ़ता है। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए जब आंधी आता है तो बहुत लोगों का छप्पर क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो कौन सा सिद्धांत पर आधारित है, तो बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। किस पे, बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद नेक्स्ट है बाबू यंग प्रत्यवस्था गुणांक का एसआई मात्रक है। देखिए यंग प्रत्यवस्था गुणांक जो है उसका मात्रक जो होता है आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यंग प्रत्यवस्था का गुणांक का बीमा होता है। देखिए बीमा जो है क्या होता है, ml t-1 ml -1 t2। कहने का मतलब होता है m, इसको L इन्वर्स भी बोल सकते हैं और t2 भी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल होगा। देखिए कोई व्यक्ति अगर झूला झूल रहा है, झूला क्या हो रहा है, झूल रहा है, झूला झूल रहा है, अचानक क्या हो जाएगा, वो खड़ा हो जाएगा, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, इसका घट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा, अपरिवर्तित, कोई बदलाव नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है वायु में ध्वनि तरंगे होती है। देखिए वायु जो होता है उसमें ध्वनि तरंगे होती है, कैसा होता है, तो अनुदैर्घ्य होती है। क्या होता है, अनुदैर्घ्य तरंगे। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होती है। देखिए ध्वनि का वेग जो होता है सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, इस्पात में। किसमें, सबसे ज़्यादा ठोस इस्पात में होता है। उसके बाद है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। देखिए पराश्रव्य तरंगे जो होता है उसकी आवृत्ति क्या होता है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। कितना होता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है
अपसरभ्य तरंगों की आवृत्ति होती है। देखिए अपसरभ्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो क्या होता है 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 हर्ट्ज से क्या होती है कम होती है। उसके बाद नेक्स्ट है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए 17 मीटर होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है। देखिए ध्वनि का वेग जो है उसका मान सबसे कम किस में होता है रे बाबू, तो गैस में होता है। किस में, गैस में होता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से क्या होता है, तो घटता है। ध्वनि वायु में ध्वनि का वेग जो होता है अगर तापमान को हम अगर घटा देते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, घटने से घट जाएगा। 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है। 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान जो होता है ये होता है 4.2 × 10⁻² जूल के बराबर। उसके बाद नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। देखिए मानव शरीर जो होता है उसका सामान्य तापमान जो होता है रे बाबू ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो क्या होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। उसके बाद आता है कमरे का सामान्य ताप होता है। देखिए कमरे का सामान्य ताप जो होता है 27 डिग्री सेल्सियस, या अगर फ़ारेनहाइट में है तो फ़ारेनहाइट में 80.6 फ़ारेनहाइट होता है। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक, देखिए विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जो होता है आपको जूल प्रति किलो केजी प्रति केल्विन होता है। इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं जे प्रति केजी प्रति केल्विन, मतलब जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। उसके बाद नेक्स्ट है गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक। देखिए गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक जो होता है ये क्या होता है जूल प्रति किलोग्राम। उसके बाद केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। देखिए केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक जो होता है कितना होता है, तो ये होता है आपका 273 केल्विन। झरने में जब, देखिए अगला है झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है। देखिए झरना देखबे किए हैं आप, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाता है रे बाबू, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। तो क्या होता है 273 - 273 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नेक्स्ट है विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है। देखिए विद्युत केतली जो होता है उसमें पानी किसके कारण जो है कि जो गर्म हो जाता है, तो बाबू याद रखना है इसको, ये जो होता है संवहन के कारण जो है कि क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। बोलोमीटर क्या है, बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है, तो क्या मापता है, ऊष्मीय विकिरण को मापता है। क्या, ऊष्मीय विकिरण को मापता है। उसके बाद नेक्स्ट है रे बाबू किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। देखिए ऊर्ध्वपातन में होता क्या है कि कोई ठोस चीज़ जो है कि डायरेक्ट क्या चीज़ में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। जैसे में कपूर आप देखे हैं, क्या देखे हैं, कपूर। कपूर को जब देखते हैं आप तो कपूर ठोस अवस्था में रहता है। ठोस अवस्था में जब इसको हम आग लगाते हैं, मतलब इस पर उष्मा देते हैं, तो क्या करता है, ये डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाता है क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपको गलनांक। क्या कहलाता है, गलनांक। उसके बाद नेक्स्ट है जिस ताप पर कोई द्रव उष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है तो उसको क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है क्वथनांक। अगर मान लीजिए कोई द्रव है उसको क्या करते हैं हम, ताप देते हैं, और उस ताप के कारण जो है कि वो क्या कर जाता है, वाष्प में बदल जाता है। जब वाष्प में बदल जाता है इसको कहा जाता है क्वथनांक। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तित को कहते हैं वाष्पन। क्या कहते हैं, वाष्पन। उसके बाद नेक्स्ट है
ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। ठीक है, ठोस से द्रव में तो गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा रे बाबू। अगर दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्या हो जाएगा? क्वथनांक बढ़ने लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों? देखिए, तेज हवा जिस दिन चलता है उस दिन क्या होता है? ओस नहीं बनता है। क्या कारण है जो ओस नहीं बनता है? तो ये जो है ओस नहीं बनने के कारण वाष्पीकरण की दर तेजी से होती है। क्या होती है? वाष्पीकरण की दर तेजी से होती है। इसके कारण क्या होता है? ओस नहीं बन पाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। उसके बाद नेक्स्ट है, बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा का मान होता है। बर्फ जो होता है उसकी गलन की गुप्त उष्मा का मान क्या होता है? तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। उसके बाद है वाष्प की गुप्त उष्मा का मान। देखिए, वाष्प की गुप्त उष्मा का मान जो है आपका 536 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। उसके बाद आता है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो एक समान तापमान बनाए रखना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। जय हिंद।